Hello children, welcome to my class. Today we are going to read chapter 4 of Beehive, a truly beautiful mind. Okay, before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जब तुम कुछ सोचते हो जीनियस वर्ड के बारे में, है ना, जीनियस जो अपूर्व बुद्धि का होता है, तो तुमको क्या लगता है कि कौन है अपूर्व बुद्धि, अपूर्व बुद्धिमान? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? क्या लगता है कि क्या गुण होगा एक अपूर्व बुद्धिमान में? मतलब एक अपूर्व बुद्धिमान व्यक्ति में क्या विशेषताएं हो सकती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles. कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने जिसके बारे में सोचा अपूर्व बुद्धि, है ना, तो वो क्या है और कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पर अब हम एक नौजवान जर्मन नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे जो कि 100 वर्ष पहले संसार को तूफान से पार ले गया। 1905 की गर्मियों के दिन में जब 26 वर्षीय एक युवक ने तीव्र अनुक्रम से प्रकाश और पदार्थों की गतिशील शरीरों का विद्युत संचालन और ऊर्जा के विषय में चारों भागों में विभाजित दस्तावेज को प्रकाशित किया। पार्टिकल्स, मोशन ऑफ electrodynamic of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transferred the name Einstein into a synonym for genius. और ये जो है उसके कार्य ने क्या किए, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कुछ ही पृष्ठ को भरा था। मतलब उसने जो भी कार्य किया वो सिर्फ कुछ ही वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपा था, परंतु उसने हमेशा के लिए अंतरिक्ष, समय और संपूर्ण नियमों को बदल दिया और आइंस्टीन के नाम को अपूर्व बुद्धि का पर्याय बना दिया। आइंस्टीन इंटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, मतलब आइंस्टीन नाम ही बन गया जीनियस का सिनोनिम। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल reigns. 50 साल बाद अपनी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन आज भी राज करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो 14 मार्च 1879 में जर्मन में उल्म सिटी में उनका जन्म हुआ, बिना किसी सूचना के कि ये जो आदमी हैं, है ना, वो किसी महानता को प्राप्त करेगा। मतलब इनका जन्म जो है वो 14 मार्च को 1879 में बिना किसी पूर्व सूचना के कि ये आदमी महानता को प्राप्त करने वाला है, उनका जन्म हुआ। ऑन द कंट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक। और उल्टा मतलब जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके गार्जियन या दुनिया को थोड़ा ही पता होता है कि वो आगे चलकर बहुत महान व्यक्तित्व बनने वाला है। उल्टा उसकी माँ जो थी वो सोचती थी कि ये तो कोई विलक्षण जन्म ले लिया है बच्चा, क्योंकि उसका जो माथा था ना वो बहुत बड़ा था। आम बच्चों से उसका माथा जो था, उनका जो माथा था अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो बहुत ही बड़ा था। तो उल्टे उनकी माँ सोचती थी कि ये कोई विलक्षण बच्चा पैदा ले लिया है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। और 2 ढाई साल तक आइंस्टीन
बोलना तक नहीं शुरू किए थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटेड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया 2 ढाई साल बाद, तो एक ही बात को दो दो बार दोहराते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू अदर विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। जब उनको बोलने के लिए सिखाया गया तो प्रत्येक चीज़ को दो दो बार उच्चारण करते थे। मतलब आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरों बच्चों के साथ क्या करना है, और उनके साथ ही उनको कष्टदायक भाई क्यों कहते हैं, ब्रदर बोरिंग, है ना। सो द यंगर played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wicked?" तो जब उनके जो दोस्त लोग हैं वे उसको कष्टदायक भाई बोलते थे, तो वो क्या करते थे कि वो अपने आप के ही साथ खेलता रहता था वह बच्चा, है ना। और ख़ास करके वो मैकेनिकल खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलता था। और उसकी जो नवजन्मी बहन थी माजा, उसकी तरफ देखकर वह कहता, अच्छी है परंतु उसके पहिए कहाँ हैं। मतलब वो उसको खिलौना लगती थी। तो उसको देख के कहता था कि नवजन्मी बहन को देख के कहते थे आइंस्टीन, ये अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, जैसे कि वो खिलौना हो। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. A headmaster once told। तो एक बार उनके मुख्य अध्यापक ने उनके पिता से कहा कि आइंस्टीन कौन सा प्रोफेशन यानी कि पेशा चुनते हैं ये कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। और आइंस्टीन जो हैं वो 6 साल से ही वायलिन बजाना सीखने लगे थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू बी, later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। क्योंकि उसकी माँ जो है उसे यह सिखाना चाहती थी, और वह बाद में वायलिन का एक पुरस्कृत अवैतनिक अनुयायी भी बन गए, और उन्होंने इस विद्या को अपने पूरे जीवन में कायम रखा। ठीक है। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वे कोई बुरे छात्र नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। वो बुरा शिष्य नहीं थे, और वह जो है मुनिच के हाई स्कूल में गया, वो बच्चा जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार चला गया था जब वो 15 महीने का था, और उसने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good। और वो जो थे बहुत ज़्यादा अनुशासन, आइंस्टीन जो थे वो स्कूल के बहुत ज़्यादा अनुशासन से घृणा करते थे, और प्रायः उनकी इस बात के लिए अपने अध्यापकों से टेंशन हो जाया करता था, टकराहट। 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को स्कूल में अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, इसलिए उसने अच्छे के लिए स्कूल जाना ही छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives। जब वो पिछले साल अल्बर्ट्स पेरेंट जो उनके माता पिता हैं वो उनको रिलेटिव के पास छोड़कर मिलान चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच। मतलब कि पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान जा चुके थे और अपने पुत्र को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ गए थे। बहुत लंबी चर्चा के बाद आइंस्टीन जो हैं वो जर्मन भाषा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जर्मन भाषा में अपनी शिक्षा को जारी रखने की इच्छा को जाहिर किया, और एक ऐसा शहर
जो कि मुनीच की अपेक्षा ज़्यादा उदार था, चुना। आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at university in Zurich. आइंस्टीन का बहुत ज़्यादा रुझान था मैथमेटिक्स, गणित की तरफ और भौतिकी की तरफ, और अपना स्कूल समाप्त करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो जूरिच के विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वॉलरस मस्टर। तो उन्होंने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया, लेकिन विज्ञान ही केवल एकमात्र वस्तु नहीं थी जो कि इस बहादुर बड़ी बड़ी मूंछों वाले युवा को आकर्षित करती थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वह अपनी एक साथी विद्यार्थी मिलिवा मैरिक में भी विशेष रुचि रखते थे, जिसको वह एक चतुर प्राणी मानते थे, और एक युवा सर्बियन स्विट्जरलैंड आई थी, क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ विश्वविद्यालयों में था जहां औरतें डिग्रियां प्राप्त कर सकती थीं। ठीक है, Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, later survived, in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on a relatively to a victorious conclusion." आइंस्टीन ने उसके अंदर एक मित्र को देखा, उसके परिवार और विश्वविद्यालय के उन लोगों के विरुद्ध जो लगातार उनके खिलाफ थे। यह जोड़ा प्यार में पड़ गया, है ना। वो पत्र अभी भी हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने प्यार के शब्दों के अंदर डाला, विज्ञान को नाजुकता के साथ मिलाया। आइंस्टीन लिखता है, मैं कितना खुश और गौरवान्वित होता हूँगा जब हम दोनों परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर अपने कार्य का एक विजयी निष्कर्ष निकालते थे, है ना। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें उनके प्रेम छुपे हुए थे, वो पत्र अभी भी हैं। मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस, भावुकता को साइंस के साथ मिलाते हुए। वर्ड रोट आइंस्टीन, जिसमें से आइंस्टीन लिखते हैं कि मैं कितना खुश और गौरवान्वित होता हूँ। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन ए रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम दोनों परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर अपने कार्य का एक विजयी निष्कर्ष निकालते थे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. 1900 में जब वो 21 वर्ष के थे तो विश्वविद्यालय से वो ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, और उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम देना शुरू किया, प्राइवेट लेसन, और फाइनली वो 1902 में उनकी जॉब सिक्योर्ड हो गई टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक पेटेंट ऑफिस में बन के। While he was supposed to be assessing other people's invitations, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, जबकि उससे आशा की जा रही थी कि वो दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता कर रहा था। आइंस्टीन वास्तव में, फिर से सुन लीजिए, 21 वर्ष की आयु में उनको 1900 में एक स्नातक हो चुके थे, लेकिन वो बेरोज़गार थे, और उन्होंने एक शिक्षण सहायक का कार्य किया और अपने
प्राइवेट निजी व्याख्यान दिए और अंत में 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न के एक अन्वेषण कार्यालय के अंदर मिल गया है ना, नौकरी मिल गई। जबकि उससे आशा की जा रही थी कि वो दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता कर रहा था। आइंस्टीन वास्तव में सीक्रेट रूप से अपने विचारों का विकास कर रहा था। वह मजाकिया ढंग से अपने डेस्क के दराज को भौतिकी के सिद्धांतों का लेखन स्थान कहता था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them was been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationships between mass and energy. 1905 के सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में से एक आइंस्टीन का परस्पर संबद्धता का सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी नहीं मापा जा सकता। वास्तव में दो बिल्कुल सही घड़ियां एक जैसा समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास आती हैं, और यदि उनमें से एक तेज़ी से घूम रही है तो दूसरे के संबंध में। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है, जो कि भार और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है। आज यहीं तक रहने देती हूँ और सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए आगे के चैप्टर के लिए। और मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू एवरीवन।